शिखा और डॉली अपनी ही बॉटनी लैब के सामने अजनबियों की तरह खड़े वहाँ की गहमा गहमी को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं खड़े होकर? टेक योर सीट्स, गो फास्ट। वो दोनों खुद के ख्यालों में इस कदर गुम खड़ी थीं कि सामने से आते हुए कोर्ट मार्शल उन दोनों में से किसी को दिखाई नहीं दिए और अपनी आदत के हिसाब से उन्होंने शिखा और डॉली को लगभग डपटते हुए लैब में जाने के लिए कह दिया। यार, ये प्रोफेसर सिंगर घर में भी क्या इसी अंदाज में रहते होंगे? टाइम से चाय नहीं मिलेगी तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा मैं। डॉली ने प्रोफेसर सिंगर की नकल उतारते हुए कहा। चल ना अभी यहाँ से, या फिर सच में आज उनके हाथों अपना कोर्ट मार्शल करवाना चाहती है तू? शिखा ने डॉली का हाथ थामा और उसे अपने साथ लैब के अंदर ले गई। कुछ तो लोचा है डॉली। आज ये इंदिरा नगर निवासी टोली मोटा गेंडा, ब्रिटेनिया मॉरीगोल्ड, बसंत बहार और तो और रिश्तेदार सब के सब टाइम से पहुंच गए हैं। शिखा दूसरी रो में बैठे हुए बाकी स्टूडेंट्स पर नज़र मारते हुए बोली। शिखा, आजकल बड़ी प्रैक्टिकल फाइल बांटी जा रही है, हमें तो नहीं दी कभी। राहुल और अवनीश दोनों शिखा को उसकी फाइल वापस लौटाने आए अभिषेक को और शिखा को टारगेट करके कह रहे थे। उसे ज़रूरत थी इसलिए दे दी फाइल। तुम दोनों तो रोज़ आते हो कॉलेज, फिर तुम लोगों का काम कैसे अधूरा रह सकता है? या फिर सिर्फ लड़कियों को घूरने आते हो? जो काम करने में मन नहीं लगता है तुम दोनों निकम्मों का। शिखा के दो टूक जवाब से राहुल खिसिया गया। इससे पहले उन दोनों की बहस और बढ़ती, अवनीश ने उसे एक और देखने का इशारा किया और दोनों जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। एंट्रेंस गेट के तरफ से प्रोफेसर सिंगर, प्रोफेसर चौहान और प्रोफेसर गुप्ता के साथ एक अनजान चेहरा और आ रहा था अंदर, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए निश्चित रूप से अनजान था। पर शिखा के लिए भी था, लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक कि उसकी नज़रें उसके हाथ पर बंधी घड़ी पर नहीं पड़ी। सबके साथ आते हुए सभी प्रोफेसर्स और वो घड़ी वाला बंदा ग्रीन बोर्ड के सामने पड़ी हुई बढ़िया सी टेबल और चेयर्स की तरफ आकर खड़े हो गए। अभी तक आरव की नज़र शिखा पर नहीं पड़ी थी। वो खुद भी थोड़ा सा सकुचा रहा था, तो अभी उसने सामने की ओर देखा भी नहीं था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो इस समय उसी लड़की की कॉलेज में खड़ा है, जिस लड़की को वो एक्सीडेंटली कई बार मिल चुका था और उन चंद मुलाकातों में ही उसने उसके छोटे से दिल पर पूरा कब्जा कर लिया था। हाँ, पर वो लड़की एक्चुअली किस क्लास और किस फैकल्टी से पढ़ती थी ये बात आरव को नहीं पता थी। लेकिन शिखा तो मुंह फैलाए सामने कोर्ट मार्शल के बगल में खड़े हुए उस घड़ी वाले लड़के को देख रही थी और सहसा ही उसके मुंह से निकल गया था, चचा? वाट चचा? और यहाँ? डॉली खुद घबराकर इधर उधर देखने लगी थी। सामने देख, यू डफर, शिखा ने मरी मरी आवाज में कहा। हाय, इतना हैंडसम बंदा तुझे कौन से एंगल से चचा लग रहा था? तू भी ना सीखू, कभी कभी कांड नहीं कमाल करती है। डॉली को भी आरव को देखकर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब अगल बगल सूखे ठूंठ जैसे पेड़ खड़े थे और उनके बीच में वही एक हरा भरा सदाबहार पेड़ दिखाई दे रहा था उसे। प्रोफेसर सिंगर ने पूरी क्लास के सामने अपने साथ आए हुए उस नवागंतुक का परिचय देते हुए कहा, मिलिए मेरे कुछ चुनिंदा फेवरेट स्टूडेंट में शामिल स्टूडेंट और इस समय CSIR जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से रिसर्च कर रहे मिस्टर आरओ रायचंद से, जिनके बारे में मैं आप सबको पहले भी बता चुका था। ये आपको आपके ही सब्जेक्ट के एक टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर पर गेस्ट लेक्चर देंगे। आज आप लोग इन्हें सुनेंगे और कल ये आपको सुनकर आपकी क्वेरीज को सुलझाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सिंगर आरव की उपस्थिति में खुद को बहुत ही स्वीट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब अगली आवाज़ मिस्टर रायचंद की होगी, मेरी नहीं। प्रोफेसर सिंगर शांत खड़े हो गए, एक तरफ खिसक कर। हेलो फ्रेंड्स, आरव ने हिचकते हुए, थोड़ा गला खंगालते हुए जैसे ही सामने की ओर देखकर बोलना शुरू किया, उसे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो कुछ सेकंड के लिए थम गया। उसकी नज़रों के पैरेलल रो में डॉली की बगल में बैठी उस लड़की पर, जो बिना पल के झपकाए उसे ही देखे जा रही थी। नज़र पड़ते ही अचानक से
आरो को ऐसा लगा था जैसे वो वहाँ क्यों आया था। वो भूल ही गया था। बस वो कुछ देर यूं ही खामोशी से शिखा को देखकर तसल्ली कर रहा था कि जो उसके सामने है वो सच में है। आरो, आर यू ओके? प्रोफेसर चौहान ने बड़े प्यार से पूछा। या सर, आई आई एम फाइन सर, सॉरी सर। आरो ने फौरन अपनी गलती सुधारी और फिर अपना एक छोटा सा इंट्रो देने के बाद वहाँ उपस्थित बाकी सब स्टूडेंट से अपना अपना इंट्रो देने के लिए कह दिया। इसी बहाने वो उस बवाल का नाम तो जान सकता था जिसने बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी ज़िंदगी में अचानक से घुसकर उथल पुथल मचा दी थी। और अब तो हद हो गई थी। उसका छोटा सा दिल भी चुरा लिया था उस बवाल ने। हाँ, उसे प्यार हो गया था उस लड़की से जो इस समय उसके ठीक सामने बैठी हुई उसके चेहरे की चोटों का मुआयना कर रही थी, आंखों ही आंखों में। और गजब तो तब हो गया, आरो को लगा जैसे उसका दिल उछलकर अभी बाहर आ जाएगा। उसकी नज़रों के घेरे में बैठी वो लड़की सबकी नज़र बचाकर अपने कान पकड़कर उससे सॉरी भी बोल रही थी, आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर इतनी मासूमियत लिए कि आरो का मन कर रहा था कि वो अभी जाए और जाकर उस पागल सी लड़की को जोर से अपने गले से लगा ले। एक एक करके सारे स्टूडेंट अपना परिचय दे रहे थे और अब डॉली के बाद नंबर आया था उसका, जो किसी अनजाने भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। शिखा राघव, थर्ड ईयर स्टूडेंट। शिखा बैठ चुकी थी और अब आगे बैठे स्टूडेंट का नंबर आ गया था। पर शिखा को यही डर सता रहा था कि अब आरो सर उसका नाम और क्लास भी जान चुके हैं और अब ये कहीं मंदिर वाले इंसिडेंट के लिए उसकी शिकायत कोर्ट मार्शल या फिर किंग कोबरा से ना कर दें। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे आरो से कान पकड़कर माफ़ी भी मांग ली थी। पर आरो जिस तरह से शिखा को देख रहा था, शिखा को पता नहीं क्यों लग रहा था कि आरो सर उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले थे। आरो, अगर आप ओके हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोफेसर सिंगर ने आरो से उसकी चोटों की तरफ देखते हुए कहा। आरो ने सर की पट्टी निकालकर अपनी चोट पर बैंडेज लगा ली थी। हथेली पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। ओह, आई एम टोटली फाइन सर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, कैन आई स्टार्ट? आरो शिखा को मौजूदगी में किस तरह से क्लास मिस कर सकता था आज की, पता नहीं क्यों, पर उसे शिखा के चेहरे को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जो जज्बात, जो एहसास उसके दिल में चल रहे थे उसे देखकर वैसा ही कुछ शिखा के साथ भी हो रहा था। यस, डेफिनेटली यू कैन, प्रोफेसर सिंगर ने मुस्कुराते हुए आरो को उसकी क्लास स्टार्ट करने की इजाज़त दे दी थी। बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आरो अपने फील्ड में माहिर था और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। हर कोई मंत्र मुग्ध सा उसे सुन रहा था, चाहे वो टेबल के पास पड़ी हुई चेयर्स पर बैठे प्रोफेसर हों या फिर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए स्टूडेंट्स हों। पढ़ते हुए एक दो बार नज़रें जब भी आसी, आरो प्लस शिखा की मिल जाती थी आपस में, तो शिखा तो हड़बड़ाकर अपनी नज़रें झुका लेती थी और आरो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की लाइन चमकने लगती। आज कब 12 से 2 बजे, फिर 2 से 4 बजे किसी को कुछ भी खबर नहीं रही। आरो ने फ़ोन करके चेतन जी को बता दिया था कि आज उसका गेस्ट लेक्चर है तो वो दोपहर में नहीं आ पाएगा। आरो फ़ोन पर मुस्कुराते हुए बात कर रहा था और इंदिरा नगर निवासी टोली उसे घूर रही थी। कितना हैंडसम है, अगर ऐसा प्रोफेसर रोज़ हमें पढ़ाए तो कसम से कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएंगे। क्यों नज़र मार रही हो इंदिरा नगर टोली की सरगना? बसंत बाहर से मन भर गया क्या, या फिर वो खुद तुम्हें भाव नहीं दे रहा है? शिखा को पता नहीं क्यों ऋचा का और बाकी की लड़कियों का आरो सर को यूं घूर घूर कर देखना पसंद नहीं आ रहा था। अतुल की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो ऋचा के सिवा किसी और को नज़र उठाकर देखे। ऋचा ने गुस्से से शिखा की ओर देखते हुए कहा, सच में फिर वो क्या है? शिखा ने हंसते हुए ऋचा को एक और देखने का इशारा कर दिया, जहाँ बैठा हुआ अतुल मतलब बसंत बहार उसके ही क्लास की एक दूसरी लड़की प्रतिभा के साथ बैठा हुआ हंस हंसकर बातें कर रहा था। अतुल, यू इडियट, तुम्हें तो मैं। ऋचा पहुंच गई थी अतुल के पास उससे सवाल जवाब करने और शिखा शरारत से हंसते हुए डॉली की तरफ देखने लगी थी। ये सब क्या था शिखू? तुमने क्यों ऋचा को अतुल के बारे में झूठ बोला?
जिससे वो अपनी गंदी नज़रों से आरव सर को घूरना बंद कर सके। तो तुझे क्या पड़ी थी उसकी घूरने या ना घूरने से? डॉली भी जैसे शिखा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तू ना ज़्यादा सीबीआई गिरी मत कर, शिखा ने डॉली से नज़रें चुराए हुए कहा। अभी इससे पहले वो दोनों आपस में ही कुछ और बहस करती, लैब अटेंडेंट ने आकर शिखा से कहा, तुम्हें प्रोफेसर सेंगर बुला रहे हैं। लो, हो गया पंगा, शिखा के मुंह से निकल गया। हे शिव जी बचा लेना, सिर्फ टाइम ही तो पूछा था, कौन सा गुनाह कर दिया था। हाँ हाँ, बिना पूछे उनका हाथ भी पकड़ लिया था तो क्या आफत हो गई। मुझे कौन सी खाज खुजली की बीमारी थी जो सर को भी हो गई होगी। अब गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती थी, जैसे मुझे हो गई और मैंने उनकी बाइक के पहिए की हवा। शिखा डॉली की तरफ बेचारगी से बोलते हुए अपनी सीट से उठकर प्रोफेसर सेंगर की रूम की तरफ चली गई थी। ये लड़की बिना सच में चलती फिरती आफत है, डॉली ने अपना हाथ सर पर मारते हुए कहा। लेक्चर पूरा हो चुका था और अब कुछ गिनती के ही स्टूडेंट रुके हुए थे वहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि रोका गया था उन्हें वहाँ पर। मैं आई कम इन सर? शिखा के प्राण सूख रहे थे आज प्रोफेसर सेंगर की रूम में जाने से। वैसे तो उसे यहाँ आना कोई खास पसंद नहीं था, पर आज जिस तरह से उसे बुलाया गया था, उसे ज़िंदगी भर के लिए कोर्ट मार्शल से एलर्जी होने वाली थी। यस यू में, प्रोफेसर सेंगर ने नपे तुले शब्दों में कहा और फिर चुपचाप बैठ गए। कोर्ट मार्शल के बगल में बैठे आरव सर को देखकर शिखा को जैसे रोना ही आ गया। आज बेटा तुझे शिव जी भी नहीं बचा सकते, उनके मंदिर के सामने ही कांड करेगी तो फिर यही हाल होगा ना। आरव, ये हमारी क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है शिखा राघव। हाँ थोड़ी शरारती है, पर बहुत लेबोरियस और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इनकी आप फाइल पर गौर कीजिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। प्रोफेसर सिंगर ने शिखा के रिकॉर्ड में रखी फाइल मंगवाई और उसे खोलकर आरव के सामने रख दी। लो जी, प्रोफेसर सिंगर भी शिखा के कारनामे जानते थे। मोती जैसे अक्षर और जैसे किसी कुशल चित्रकार ने बिल्कुल नापे तुले अंदाज में चित्र बनाकर फाइल के कोरे कागजों पर चस्पा कर दिए हों। आरव खासा इम्प्रेस दिखाई दे रहा था शिखा के फाइल वर्क से। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आरव ने एक अर्थपूर्ण नज़र शिखा की तरफ डालते हुए दोबारा नज़र फाइल में गड़ा दी। थैंक यू सर। शिखा की तो लेकिन पुंगी बजी हुई थी उस समय। आप इनसे तब तक कुछ फाइल रिलेटेड पूछताछ करिए, मैं अभी आता हूँ, प्रोफेसर सिंगर ने कहा और वहाँ से चले गए। आज पहली बार शिखा को प्रोफेसर सिंगर का चले जाना खल रहा था। आरव तो जैसे मन ही मन प्रोफेसर सिंगर को 1000 दफ़े थैंक यू बोल चुका था। बैठ जाइए शिखा, आरव ने शिखा को चेयर ऑफर करते हुए कहा। इट्स ओके ओके सर, थैंक यू सर, शिखा हिचकते हुए बोली। तो आप शरारती हैं, ये बात आपके सबसे खड़ूस प्रोफेसर भी जानते हैं और फिर भी आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपको हैरानी नहीं हुई? आरव ने जानबूझकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। सिंगर सर ऐसे ही हैं, अंदर से नर्म ऊपर से सख्त, शिखा ने छोटा सा जवाब दिया। आरव चुप बैठा रहा। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिखा से आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ था आरव का खामोश बैठना और वो ही बोल पड़ी। क्या क्या नहीं करना चाहिए था आपको? आरव को तो जैसे मज़ा आ रहा था अभी। ये आपकी चोट, मंदिर में बाइक के, शिखा टुकड़ों में बोल रही थी। पूरी लाइन तो वो बोल ही नहीं सकती थी। आई एम सॉरी सर, शिखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्लीज़ आप सिंगर सर से इसकी शिकायत मत करना, नहीं तो वो घर पर बता देंगे और फिर माँ मुझे डांटेगी, बहुत डांटेगी। माँ की डांट से इतना डर लगता है? आरव शिखा के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया था। डांट से डर नहीं लगता है सर, पर माँ कहीं फिर से नाराज़ हो गई तो पता नहीं कब दोबारा मुझे प्यार करना शुरू करेगी। एक बार की शुरुआत के लिए उन्होंने 17 साल लगा दिए। शिखा पता नहीं किस रोम में आकर आरव के सामने कह गई। शिखा आप ठीक है ना? आरव शिखा के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था। जी जी सर, मैं ठीक हूँ। शिखा अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे धीरे वहाँ से चली गई। आरव का उसके इतने करीब खड़े रहना उसके शांत पड़े दिल में हलचल मचा रहा था। आरव उसे जाते हुए देख रहा था और आज पहली बार उसने महसूस किया था कि इस शरारती लड़की के पीछे एक दर्द में डूबी
खामोश सी लड़की भी छुपी हुई है जो जल्दी किसी के सामने नहीं आती थी। अपनी अपनी पहली मुलाकात की मीठी यादों को जेहन में बसाए हुए आसी अपने घर वापस लौट चुके थे। दिन भर की थकान और आने वाले दिन की टेंशन ने दोनों को जल्दी ही नींद की घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। अगले दिन अपने अपने निजी कारणों से आसी ने कॉलेज में एप्लीकेशन देकर कॉलेज आने के लिए मना कर दिया था। डॉली को शिखा का कारण पता था। लड़के वालों के आने से पहले शिखा को अच्छे से तैयार होने के लिए और रिलैक्स दिखने के लिए उसका घर पर रेस्ट करना जरूरी था। पर आज आरओ सर भी नहीं आए थे। ये जानकर बाकी स्टूडेंट को और ख़ास तौर पर इंदिरा नगर टोली को बड़ा कष्ट हुआ था। डॉली भी अपनी क्लास निपटाकर घर चली गई थी। शिखा बिना तो वैसे भी उसे पूरा कॉलेज काटने को दौड़ता था, फिर आज गेस्ट लेक्चर के बिहाफ पर पूछी जाने वाली क्वेरीज का भी कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो भी कॉलेज ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी। अगले दिन नियत समय पर पहुंचने के लिए रायचंद घर से निकल पड़े थे। बेटा, लड़की की फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन की गैलरी में मैंने सेव कर दी है, तुम चाहो तो सबसे पहले देख सकते हो। चेतन जी ने आरव को खोए हुए सा बैठा देखा तो उसका मूड सही करने के लिए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पापा, अब चल तो रहे हैं सब साथ में, फिर क्या फ़र्क पड़ता है अभी देखूं या 1 घंटे बाद। आरव हल्के से मुस्कुरा दिया। वो अपने लिए लड़की देखने जा रहा था और पता नहीं क्यों उसकी आंखों के आगे से शिखा का चेहरा हटाए नहीं हट रहा था। हाथ में बंधी घड़ी के डायल केस में वही शरारती हंसती हुई लड़की का चेहरा नजर आ रहा था और उसने कसकर अपनी आंखें मूंद ली थी। जब वो आंखों में नमी लेकर उसकी तरफ देखते हुए अपने कान पकड़े खड़ी थी और फिर जब माँ का जिक्र आते ही वो दोबारा से रुआंसी हो आई थी और दोनों ही बार वो चाहते हुए भी उसके आंसुओं को पोंछ नहीं सका था। शांति विला में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रायचंद के ग्रैंड वेलकम के लिए गायत्री जी और कौशल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नैना और डॉली ने मिलकर शिखा को तैयार कर दिया था। शिखा खूबसूरत तो थी ही, हल्का सा टचअप करते ही उसका गेरुआ रंग कुंदन की तरह चमक उठा था। आय हाय, मेरी सीखू तो बस छूने भर से चमक उठी है, कहीं कुंवर सा की आंखें सीखू को देखते ही चुंधिया न जाए। नैना तो ये बात कहकर हंसते हुए चली गई थी बाहर, पर शिखा की जैसे दुखती हुई रग पर किसी ने हाथ रख दिया था। कॉलेज से घर लौटते हुए ही तो शिखा की आंखें चुंधिया गई थी आरओ की घड़ी के डायल केस पर पड़ने वाली चमक से, और आज अनजाने में ही नैना ने भी वही बात कहकर शिखा के दिल में हो रहे दर्द में एक टीस पैदा कर दी थी। वो मुंह घुमाकर रो पड़ी थी। डॉली मुंह गवाह थी शिखा के दिल की हालत की, जिसकी नज़रों से कल भी कुछ नहीं बच पाया था। जिस तरह से शिखा नज़रें बचाती हुई आरओ को देख रही थी और उस समय उसके चेहरे पे कुछ दूसरी ही लालिमा छाई हुई थी, जो डॉली को स्पष्ट रूप से बता रही थी कि शिखा के दिल में आरओ सर के लिए कुछ खास फीलिंग्स पनपने लगी थी। परेशान मत हो शिखू, शिव जी पर भरोसा रख, देखना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे तेरे लिए। डॉली शिखा के आंसुओं को पोंछते हुए बस इतना ही दिलासा दे पाई थी। उसके आंसू पोंछते हुए खुद उसकी आंखें भर आई थी। वो जानती थी कि अपनी माँ की इतनी मुश्किल से मिली मोहब्बत के आगे वो अपने दिल के अंदर पनप रही मोहब्बत का गला घोटने में जरा देर नहीं लगाएगी। हे शिव जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, या तो गायत्री आंटी जी को अपनी बेटी की उदासी की असली वजह समझ में आ जाए, या फिर लड़का ही कुछ इस ढंग का निकले कि बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। डॉली आंखें बंद करके मन ही मन अपने बचपन की प्यारी सहेली के लिए उसके आराध को मना रही थी, और तभी बाहर पोर्च में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी और डॉली भागकर खिड़की के पास आई थी, जिससे वो ऊपर से ही लड़के की एक झलक देख सके। पर जब तक वो खिड़की से नीचे झांककर उन लोगों को देख पाती, लड़का और उसकी माँ आगे बढ़ गए थे। सामने केवल चेतन जी खड़े दिखाई पड़ रहे थे, जो कौशल जी से हाथ मिला रहे थे। कुछ देर की आवभगत के बाद चित्रा जी ने गायत्री जी से कहा, गायत्री जी, आप जल्दी से हमारी होने वाली बहू को भी बुला दीजिए, बड़ी बेचैनी हो रही है उसे देखने के लिए। आरव ने परेशान सा चेतन जी की तरफ देखा था। चेतन जी ने उसे आंखों के इशारे से ही चुप बैठे रहने को कहा था। जी बिल्कुल चित्रा जी। गायत्री जी ने इशारे में अपने पास खड़ी नैना को शिखा को नीचे लाने के लिए कहा
और चित्रा जी से और चेतन जी से आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, कुछ तो लीजिए। जैसी औपचारिक बातें करने में बिजी हो गई। आनंद को भी देखने सुनने में आरो अच्छा लगा था। अब तो उसके में भी ये इच्छा हिलोरे मारने लगी थी कि बस किसी तरह से शिखा को भी आरो पसंद आ जाए। इतनी देर में सीढ़ियों से नैना के साथ उतरते हुए नजरें बिल्कुल जमीन में धंसाए हुए शिखा सबके बीच आती हुई दिखाई दी। पैरों में बजती पाजेब आरो का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, पर फिर भी वो खुद को जब्त किए हुए नजरें नीचे किए हुए बैठा रहा। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो बेटा। चित्रा जी तो जैसे उसे अपनी बहू मान ही चुकी थी। कल तक शरारतें कर करके उल्टे सीधे कांड करके जो लड़की सबकी नाक में दम किए रहती थी, आज वही लड़की शर्म और संकोच की वजह से गठरी बनी बैठी थी। शिखा चित्रा जी के पास नजरें झुकाए बैठी अपनी किस्मत के होने वाले फैसले को सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। भाई साहब, हमें तो आपकी बच्ची बहुत पसंद है। अगर आप लोग चाहो तो बच्चे भी आपस में कुछ बातचीत कर लें। आखिर शादी के बाद जिंदगी तो इन दोनों को ही साथ में बितानी है। चेतन जी आरो की तरफ देखते हुए बोले, जो रह रहकर उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नैना, बच्चों को ऊपर वाले टेरेस गार्डन में ले जाओ। गायत्री जी ने नैना को फिर से सिखा और आरो को अपने साथ ले जाने के लिए बोल दिया था। डॉली अपनी खुशी मन में छुपाए चाय नाश्ते की ट्रे लिए हुए नैना और शिखा के साथ ऊपर टेरेस गार्डन की तरफ चल दी। वो तो शिखा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आरो को पहचान गई थी, पर उसे मौका ही नहीं मिला था शिखा को कोई इशारा तक करने का। और अब वो सोच रही थी कि शिखा खुद ही आरो को देखे तो कैसा रहेगा। मतलब बवाल लड़की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी बड़ी खुशी ऐसे सीधे सीधे मिलने में क्या मज़ा, जब तक कोई बवाल ना हो, कोई कांड ना घटित हो। आरो बेटा, जाओ और खूब तसल्ली कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना। याद रखना, हम दोनों की खुशियाँ तेरी खुशियाँ से अलग नहीं हैं। चेतन जी ने धीरे से आरो के कान में कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। थैंक्स पापा। आरो धीमे से मुस्कुराया और नैना के नक्शे कदम पर चलते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टेरेस की तरफ चल दिया। ऑल द बेस्ट। नैना के साथ साथ जब डॉली ने भी शिखा के कान में धीरे से बुदबुदाया तो शिखा हैरानी से डॉली की तरफ देखने लगी। नैना का वो समझ सकती थी कि पर डॉली भी उसे हंसते हुए ऑल द बेस्ट कह रही है। उसकी आंखें झिलमिल करने लगी थी। आरो की तरफ आंखों से मुस्कुराते हुए देखकर नैना और डॉली दोनों नीचे चली आई थी। आरो सकुचाते हुए ऊपर ओपन टेरेस गार्डन में एक तरफ करीने से पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया। शिखा उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। आरो भी नहीं चाहता था कि इस तरह किसी के घर जाकर वो किसी भली लड़की को मना करे। पहले तो वो अपने माँ पापा की खुशी के लिए तैयार भी हो गया था, पर जब से उसने कॉलेज में शिखा को अपने इतने करीब से देखा था, उसकी आंखों के आंसू देखे थे, वो अपने ही फैसले से विचलित हो गया था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या कहकर बात शुरू की जाए और इस लड़की को मना कर दे। पर तभी उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी और वो हैरान परेशान खुद में मुस्कुराता सा सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी उस समय। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूँ ठगा है। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर कितनी उम्मीद लेकर आए हैं, पर माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपकी कोई उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊँगी। आप आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी माँ से कह दीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। शिखा ने आखिर अपने मासूम से प्यार के लिए, जो उसके दिल में बस कुछ दिन पहले ही पनपना शुरू किया था, हिम्मत दिखाई दी और अपने पीछे खड़े लड़के को मना कर दिया। लेकिन तुम मुझे पसंद हो बहुत ज़्यादा। उसी दिन से जिस दिन तुम मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई थी, तुमने मेरे $1,000,000 के ईयरफोन्स को ढक्कन कहा था और मेरी कलाई पकड़कर लगभग ज़बरदस्ती ही मुझसे मेरी घड़ी में टाइम पूछा था। जब सांसें भरूं मैं, बंद आंखें करूं मैं, नज़र यार तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया।
पहली पहली बार आया ओ यारा। घर लौट कर आने के बाद भी मुझे मेरी घड़ी के डायल केस में तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता था। मंदिर में भी तुम्हें देखने के बाद तुमसे और बातें करने का मन कर रहा था, भले ही तुम उन बातों में भी मुझसे झगड़ रही थी। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे मेरी वो घड़ी इतनी खूबसूरत लगने लगी थी कि उसमें तुम्हारे दिखते हुए अक्स को तुम समझकर अपने सीने पर रखकर सोने लगा था। आरो एक सांस में अपने दिल में छुपाए हुए सारे एहसासों को शिखा के सामने बयां कर गया था। आरो बोल रहा था और शिखा उसकी तरफ चेहरा करके पहले उसे यूं ही टुकुर टुकुर निहारती रही और फिर अपने चेहरे को अपने ही हाथों में छिपाकर वहीं बनी सीढ़ियों पर बैठ गई, जहां कुछ पॉट्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे। वो चेहरा छुपाकर अभी भी रो रही थी। शायद उसे यकीन नहीं हुआ था कि अभी तक की उसे देखने आने वाला लड़का उसके आरो सर ही है। शिखा, शिखा प्लीज़ रो मत ना यार। तुम मुझे ऐसे रोते हुए नहीं, वही डेयरिंग करते हुए, झगड़ते हुए, सबसे पंगे लेते हुए और सबके अजीब अजीब नाम लेते हुए अच्छी लगती हो। शिखा आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाए आरो को सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। सच में आरो भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। आप ही थे ना कॉलेज में, मेरे आसपास हर समय, शिखा रोते रोते बोली थी। पहले दिन जब आया था तब तुम्हें गार्ड भैया से बात करते हुए देखा था। तुम्हारी बातें, तुम्हारे आड़े तिरछे मुंह बनाना तुम पहली बार में ही अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर गई थी। उसके बाद सड़क पर रोक कर टाइम पूछना हो या कॉलेज में सब लड़कों की बैंड बजाना हो, मुझे तुम्हारे पास और पास खींचने लगा था। हाँ, मैं तुम्हारे आसपास ही रहता था, बिना तुम्हारी नज़रों में आए हुए। आरो शिखा के चेहरे को बिना छुए उसके एकदम करीब बैठा था। शिखा ने नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसकी नज़रें उसके माथे पर लगी चोट पर ठहर गईं। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। शिखा ने उसके माथे को, उसकी हथेली को बारी बारी से छूते हुए कहा। शायद शिव जी ने तुम्हारे प्यार के दर्द को खुद में महसूस करने के लिए ही ये चोट पहुंचाई हो। तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब रोना बंद करो और एक बात सच सच बताओ। आरो ने शिखा के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। शिखा निःशब्द सी उसकी तरफ देख रही थी। मेरी चोट लगी है, कल इसलिए रो रही थी या फिर आपकी चोट लगी थी मेरी वजह से? इस बात का बुरा लगा ही था, पर दिल बहुत परेशान था, बहुत बेचैन था। शायद आपको ही ढूंढ रहा था और उस समय तक मुझे आपका नाम पता कुछ नहीं पता था। फिर आपको अचानक ही क्लास में देखकर हैरानी के साथ साथ इतनी खुशी हुई कि वो खुशी दिल से होते हुए आंखों में उतर आई। माँ ने बताया था कि लड़के वाले मुझे देखने आ रहे थे और ये खबर सुनकर ही दिल को पहली बार आपका एहसास हुआ कि आप कहाँ हो। मुझे आपसे मिलना था, आपको बताना था। क्या? आरो शिखा की नज़रों में ही सीधे झांक रहा था। आपको बताना था कि आपकी इस घड़ी ने पहले मुझे अपनी तरफ बुलाया था और फिर घड़ी पहनने वाले की गहरी आंखों ने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि मैं आपसे। शिखा चुप हो गई। अधूरी बात पूरी करो शिखा, वरना नीचे जब सब लोग पूछेंगे तो क्या क्या मैं जवाब दूंगा? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या फिर तुम्हारे इनकार की वजह कुछ और है? आपको मेरी आंखों में आपके सवाल का जवाब नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सारी क्लास की नज़रों से बचते हुए आपसे सॉरी बोलने के बहाने आपको नज़र भर कर देखने की डेयरिंग देखकर भी नहीं समझ में आया कि मेरे दिल में क्या है। और आज यहाँ बिना ये जाने कि मुझे देखने कौन आया है, शादी से इनकार करने के बाद भी आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए सर। जानता हूँ, सब जानता हूँ, पर फिर भी एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना है। अपनी ज़िंदगी के इस सबसे खूबसूरत एहसास को जो जी भर कर महसूस करना है, और वो तभी होगा जब तुम खुद कहोगी और सिर्फ आरो कहकर, सर नहीं, वरना मुझे लगेगा मैं तुम्हारी कोई क्वेरी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, वो भी लैब में खड़े होकर। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरो, बहुत सारा प्यार करती हूँ। आई लव यू टू शिखा, लव यू वेरी मच। आरो ने आगे बढ़कर शिखा को अपने गले से लगा लिया और हौले से उसके माथे को चूम लिया। शिखा को तो उसके शिव जी ने दुनिया भर की खुशियों से सरोबार कर दिया था।
थोड़ी देर में नीचे जाकर आशी ने थोड़ा सा शर्माते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सब लोगों को अपनी मर्जी, अपनी हाँ सुना दी थी। आनंद ने आरव को और शिखा को अपने गले से लगा लिया। गायत्री जी ने चित्रा जी को और चेतन जी ने कौशल जी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा दिया था। नैना और डॉली ने भी एक दूसरे को मुंह मीठा करा दिया था। हाँ, वैसे आरव सर की घड़ी सच में बड़ी स्टाइलिश है। एक शुक्रिया तो इस घड़ी का भी बनता है जिसने तुम दोनों को आरव और शिखा से आसी बना दिया। डॉली ने मौका पाते ही शिखा के कान में खुसुर फुसुर कर ही दी थी। डॉली की बात सुनकर आरव ने शिखा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा था, जी बिल्कुल। जब आपकी सहेली ने बड़े हक से मेरी कलाई थामकर मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा था, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द टाइम प्लीज, आसी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा पड़े थे। शादी की सारी रस्में धूमधाम से पूरी हो चुकी थी। रात के सितारों के बीच छत पर खड़े आरव और शिखा अब आसी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हवा में महक थी गुलाब की और दिलों में शांति थी, जैसे कोई अधूरी दुआ अब पूरी हो चुकी हो। आरव ने धीरे से कहा, याद है शिखा, जब तुमने पहली बार मुझसे टाइम पूछा था? शिखा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हाँ, और आज भी वक्त तुम्हारे पास ही है सर, मतलब आरव। दोनों हंस पड़े। आरव ने अपनी वो घड़ी उतारकर शिखा की कलाई में पहनाई। अब ये वक्त सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। शिखा ने उसकी उंगलियां थाम ली। और ये वक्त अब हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। पीछे से आवाज़ आई, अरे नवविवाहित जोड़ी नीचे आइए, सब फोटो के लिए बुला रहे हैं। नैना और डॉली हंसते हुए सीढ़ियों पर खड़ी थी। आरव और शिखा ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक अनकही मुस्कान के साथ, और फिर धीरे धीरे नीचे उतर आए। सारे परिवार ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई। आरव के माता पिता, शिखा के माता पिता, दोस्तों की मस्ती और पीछे बजते गाने की धुन, तेरे होने से ही अब तो मेरी दुनिया है रोशन। कैमरे की फ्लैश के साथ वो पल सदा के लिए ठहर गया। एक वक्त जिसने दो दिलों को मिलाया था, आज वही वक्त उनकी नई कहानी का गवाह बन गया था। कुछ मुलाकातें वक्त तय करता है और कुछ कहानियाँ वक्त अमर कर देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।